नमस्कार। हमारी इस सीरीज की पहली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कैंसर एंड फूड की। इसी सीरीज की दूसरी वीडियो में हम लोगों ने बात की थी ब्रज और मथुरा के जो क्षेत्र है उसके फूड कल्चर की। इस बारी बात करते हैं देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले राज्य महाराष्ट्र के फूड कल्चर की। और आज हमारे साथ हैं मिस कृतिका जोशी। तो मिस कृतिका कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपने जो हमारी मैगजीन के लिए आर्टिकल दिया था उसका टॉपिक था स्वीट एंड टैंगी स्टेट महाराष्ट्र। स्वीट एंड टैंगी स्टेट से क्या मतलब है यहाँ? स्वीट एंड टैंगी से मैं आपको ये बताऊंगी कि लोग अक्सर स्वीट को एकदम मिठाई वाला मीठा समझ लेते हैं, तो वो वैसा नहीं होता है। और जो टैंगी है उसको वो सार समझ लेते हैं कि एकदम खट्टा। तो जो मिठास वाली चीज़ होती है वो एक हल्की सी मिठास आप देख लीजिए, जैसे कि हल्की सी चीनी या फिर गुड़ का यूज़ करते हैं। और अगर मैं टैंगी की बात करूँ तो उसमें इमली का यूज़ करते हैं। थोड़ी सी इमली डाल दी तो वो एकदम जैसे कैरी पन्ना आपने कभी पिया हो तो उसका जो टेस्ट होता है वो टैंगी हुआ। तो वो स्वीट और टैंगी होता है। और महाराष्ट्र में ना जैसे कि दाल होती है तो दाल में भी हल्की सी मिठास होती है। जैसे कि गुजरात में भी अगर आपने दाल पी हो मतलब या सुना हो तो उधर की दाल में मिठास होती है। अच्छा। हाँ, तो वैसे जो महाराष्ट्र की दाल होती है उसमें भी हल्की सी मिठास होती है, तो इसलिए और मतलब इसको ज़्यादा स्वीट और टैंगी का एक परफेक्ट ब्लेंड जो होता है वो वैसे माना जाता है कि स्वीट और टैंगी स्टेट है। तो हर खाने में स्वीट का और जो टैंगीनेस का फ्लेवर है वो बहुत यूज़ किया जाता है। वैसे दाल वाला जो मिठास वाला था मैंने और कहीं ट्राई भी नहीं किया ना, मैंने इससे पहले कभी सुना था। मैं पहली बार सुना कि महाराष्ट्र में दाल में भी चीनी डाली जाती है। हाँ, हल्की सी मिठास होती है, लेकिन भाई अगर किसी को नहीं पसंद तो वो फिर नहीं डालते। अच्छा। तो जो और ये सबसे बड़ी जो चीज़ समझी जाती है महाराष्ट्र की, सबसे बड़ा एक स्ट्रीट फूड के तौर पर देखा जाए तो वो वड़ा पाव है। हाँ। तो वड़ा पाव से लेकर जो और दूसरे जो महाराष्ट्रीय स्ट्रीट फूड हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो उन्हें बाकी जगह से यूनिक बनाती है? महाराष्ट्र में जो सबसे यूनिक चीज़ होती है जो खाने में वो वहाँ के मसाले होते हैं। तो जैसे कि एक मसाला है जिसको गोडा मसाला कहा जाता है। वो मसाला जो अलग अलग चीज़ें होती है जैसे कि फ्राइड राइस होता है उसको एक डिफरेंट टेस्ट देती है। उस मसाले में अलग अलग चीज़ें यूज़ की जाती है जैसे कि धनिया और जो खड़ी लाल मिर्च होती है वो सारे जो मसाले होते हैं वो उस मसाले को और जो वहाँ की जो डिशेस बन रही है उनको डिफरेंट टेस्ट देती है। मतलब वहाँ का जो मसाला है वो बाकी जगह से बिल्कुल डिफरेंट है। वैसे ही जैसे गोडा मसाला है वैसे ही काला मसाला भी होता है। उसमें मेन जो इंग्रेडिएंट रहता है वो ब्लैक पेपर रहता है, उसका यूज़ किया जाता है। और उसको उसमें मतलब जैसे कि जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं उनमें ऐसे डाल के और खाते हैं, जैसे कि पाव भाजी हो गई, वड़ा पाव हो गया वैसे। और एक और सबसे बहुत सुना होगा आपने कांदा लहसुन मसाला। हाँ। तो कांदा जो होता है वो मराठी वर्ड होता है अनियन के लिए, और जो लहसुन होता है वो मराठी वर्ड होता है लहसुन के लिए, जो हिंदी में लहसुन बोलते हैं। वैसे कुछ आलू के लिए भी है शायद। हाँ, आलू को मराठी में बटाटा बोलते हैं। आपने बटाटा वड़ा सुना होगा। हाँ। तो बटाटा बोलते हैं। तो ये जो मसाले होते हैं वो जैसे कि ये जो ब्लैक पेपर वाला मसाला है, काला मसाला, उसको चीज़ों में डालते हैं और खाते हैं तो वो उसको एक डिफरेंट टेस्ट देती है। थोड़ा नॉर्मल जगह पे आप खाएंगे, जैसे कि जो महाराष्ट्रियन खाना है वो अगर आप किसी और स्टेट में खाएंगे, जैसे आजकल वड़ा पाव हर जगह मिलता है। हाँ, तो आप कहीं और का खाएंगे तो उसमें आपको थोड़ा डिफरेंट टेस्ट लगेगा, और वहीं अगर आप महाराष्ट्र का खाएंगे तो एक टिपिकल महाराष्ट्रियन मसाले वाला टेस्ट आएगा। अभी वो मसाला तो वहीं मिलेगा। हाँ, क्योंकि एक और मसाला है मालवनी मसाला। तो वो जो मसाला होता है वो यूजुअली जो मालवन वाला रीजन है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। और मालवन वाला रीजन मोस्टली कोस्टल एरिया पे है, तो वहाँ पे वो मोस्टली सी फूड का यूज़ करते हैं और मतलब नॉन वेज का यूज़ ज़्यादा होता है वहाँ पे। तो जो वहाँ पे फ़िश करीज़ हैं, ये जो नॉन वेज वाली चीज़ें हैं उनमें ये मालवन मसाले का यूज़ किया जाता है। और ये वहाँ के मतलब जो स्ट्रीट फूड है और उनको एक अलग डिफरेंट टेस्ट देता है। और वैसे अगर मैं मिसल पाव की बात करूँ तो आपने सुना ही होगा मिसल पाव। तो वहाँ की भी उसकी बात करूँ तो उसमें ना डिफरेंट महाराष्ट्र में भी रीजन के वेरिएशंस आ जाते हैं। जैसे कि कोल्हापुर का अगर मिसल पाव आप टेस्ट करेंगे तो उसमें काफ़ी टेस्ट तीखा वहाँ पे रहता है।
और वहीं आप अगर पुणे का बात करेंगे तो वहाँ पे तीखा नहीं होता है, और मुंबई में थोड़ा मीडियम तीखा होता है। तो ये वेरिएशन भी आ जाता कोल्हापुर है। की आपने बात की, मैं मुझे मिसल पाव भाजी उतना याद नहीं है, बट वहाँ की चप्पल बहुत फेमस है। हाँ, वहाँ की चप्पल बहुत फेमस है। तो मिसल पाव के बाद अगर बात करें तो दाबेली की, तो दाबेली जो डिश है वो वैसे तो ओरिजिन अगर उसका देखा जाए तो गुजरात से है, लेकिन ज़्यादा फेमस वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के स्ट्रीट फूड में दाबेली बहुत फेमस है। तो महाराष्ट्र में दाबेली को ब्रेकफास्ट में लोग खाते हैं, और वो क्या होता है, एक बन होता है, बन में जो पोटैटो को मैश करके उसका एक मिक्सचर बनाया जाता है, और उसमें अनार के दाने डाले जाते हैं, रोस्टेड पीनट्स डाले जाते हैं। और महाराष्ट्रियन फूड की में बात करें तो जो डिफरेंट उसको बना रहा है वो एक पीनट्स का टेस्ट भी होता है। रोस्टेड पीनट्स का बहुत मेजर रोल है वहाँ के फूड में, मतलब पोहा भी बन रहा है तो उसमें पीनट्स डालना है, लोग सब्जियों में भी पीनट्स डालते हैं। महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है जहाँ पूरे ऑल इंडिया से या फिर बाहर से भी लोग माइग्रेट होकर आते हैं, चाहे वो काम की तलाश में हो या वैसे आए, मतलब पूरा एक हब है वहाँ लोगों के माइग्रेशन का पूरा। तो जो उनकी अर्बन लाइफ बिल्ड हो रही है उसका वहाँ के जो लोकल फूड है, ट्रेडिशनल जो फूड है महाराष्ट्र का, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? जैसे कि मुंबई सपनों का शहर है, तो वहाँ पे लोग बाहर से बहुत आते हैं, बहुत माइग्रेट करते हैं, बिल्कुल। क्योंकि मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल हब है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, तो उस वजह से भी लोग आते हैं। तो जो वहाँ का फूड कल्चर है, तो वो लोग जो आ रहे हैं वो साथ में अपना कल्चर भी लेके आ रहे हैं, और वो जब अपना कल्चर लेके आ रहे हैं तो वो महाराष्ट्रियन फूड और अपने फूड को एक मिक्स कर दे रहे हैं, तो उस चीज़ से भी जो महाराष्ट्रियन फूड है उस पर इम्पैक्ट जा रहा है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अगर देखें तो अर्बन लाइफस्टाइल की वजह से महाराष्ट्रियन फूड जो कल्चर है उसमें भी थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन कह सकते हैं, या फिर कमी कह सकते हैं, या फिर जो यंग जनरेशन्स है वो उस चीज़ को उतना नहीं देख रही है, मतलब नहीं समझ रही हैं, उतना उनको पता नहीं है चीज़ें क्या है। उनके फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा जा रहा है। हाँ, जैसे कि टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, स्विगी जोमेटो है, तो लोग आजकल घर पे बना नहीं रहे हैं, ऑर्डर कर देते हैं। लोग बिल्कुल। ऑफिस से आते हैं, शाम को ऑर्डर कर देंगे। तो ये चीज़ें भी उस पर बहुत इम्पैक्ट कर रही है कि जो वहाँ का फूड कल्चर है वो अब कम हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। और जैसे कि फास्ट भाग दौड़ वाली लाइफ है वो भी इम्पैक्ट कर रही है कि लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खाना बनाते हैं और निकल जाते हैं। जबकि हाँ, वो भी है। जैसे कि जबकि महाराष्ट्रियन फूड जो है वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस में मतलब से बनता है, जैसे बहुत सारी चीज़ें जिनमें टाइम लगता है। जैसे कि एक डिश है पूरन पोली, तो उसको बनाने में अगर उसका जो डो है वो तैयार करे तो उसको बनाने में ना जो गुड़ रहता है और जो चना रहता है उसको पहले चने को भिगोना होता है, उसके बाद गुड़ को पूरा घी के साथ मिक्स करना होता है और उसको एक थोड़ा लिक्विड टेक्सचर देना होता है, तो उसमें बहुत टाइम जाता है। तो उसका जो पूरा मिक्सचर रेडी करने में कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो आजकल लोगों के पास उतना टाइम नहीं है कि लोग इतना टाइम टेकिंग वाली चीज़ें बनाएं, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है और लोग महाराष्ट्रियन फूड की तरफ उतना जा ही नहीं रहे क्योंकि टाइम टेकिंग चीज़ है। जो उसका वे उसमें बनाना ही नहीं चाह रहे क्योंकि हाँ। टाइम भी लगता है, मेहनत भी लग रही है काफी। एक जो महाराष्ट्रियन जो एक मराठी आइडेंटिटी है उसको लेके बाला साहब ठाकरे ने पूरा आंदोलन चलाया था। हाँ और उसमें तो उन्होंने बहुत सारी चीजों को हाईलाइट किया। वो बोलते हाँ। थे मराठी मानुस, हाँ वो उन्होंने एक पूरा आंदोलन जैसे खड़ा कर दिया था। हाँ। उसका फूड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? और जैसे कि एक मूवी थी ठाकरे नाम से जो कि 2019 में आई थी। हाँ, बाला साहब हाँ, ठाकरे उस मूवी में भी बाला साहेब ठाकरे ने जो भी सारे आंदोलन किए और जो मराठी मानुस को आगे लाने के लिए चीज़ें की वो सब बहुत अच्छे से दिखाया गया है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग वो मूवी भी देख सकते हैं। हाँ। और उस मूवी में उन्होंने महाराष्ट्रियन लोगों को आगे लाने के लिए बहुत मतलब चीज़ें की है, क्योंकि क्या हो रहा था उस टाइम पे कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं महाराष्ट्रियन लोगों को, ऐसा दिखाया था कि जो जैसे उन्होंने एक लाइन भी कही थी कि अन्ना की इडली और ईरानियों की चाय, ऐसे उन्होंने चीज़ें बताई थी। अच्छा। तो वो सारी चीज़ें बता रही थी कि जो जैसे फिर उन्होंने लास्ट में ये भी कहा था कि जो अखबार है लेकिन वो उनके घर घर में जाके मराठी मानुस दे के आ रहा है। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि मराठी मानुस का जो वैल्यू है वो कम रह जा रही है, जबकि जो अपर क्लास है उस पे कब्जा और लोगों का हाँ। है, नीचे में मराठी है पूरा। हाँ, जो जबकि महाराष्ट्र एक मराठी लोगों की स्टेट है और उनको वो उतना वैल्यू दिया ही नहीं जा रहा।
तो वो चीज़ के लिए उन्होंने आंदोलन किया। और फिर जब उन्होंने आंदोलन किया तो उस टाइम पे उन्होंने ये भी कहा था कि 25 साल हो गए थे तब देश को आज़ाद हुए, लेकिन तब भी जो अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो एक मेजर इशू तब भी था, आज भी है। बिल्कुल। तो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भी उन्होंने कहा कि जबकि मतलब लोग अगर सड़कों पे आके प्रोटेस्ट कर सकते हैं तो वहीं लोग सड़कों पे आके ठेले लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और उन्होंने शुरुआत की वड़ा पाव से, जो कि आज भी अगर देखा जाए तो मुंबई के लोगों के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक होप हम मान सकते हैं, क्योंकि वड़ा पाव बहुत ही कॉस्ट फ्रेंडली है। 10 रुपए में मिल जाएगा, 15 रुपए में आपको वड़ा पाव मिल जाएगा। मतलब कुछ नहीं खरीद सकते तो वो खरीद के खा हाँ, लीजिए। तो वो एक फुलफिलिंग भी रहता है, आपका पेट भी भर जाएगा। और अगर जैसे खाना बहुत आजकल वैसे बहुत महंगाई है तो वो लोगों के लिए एक होप की तरह काम करता है। तो उन्होंने वड़ा पाव को बहुत ज़्यादा वो प्रमोट किया था और उससे अनएम्प्लॉयमेंट भी थोड़ी बहुत जितना हुआ उतना कम हुआ। मतलब मुझे लगता है कि वहीं से वड़ा पाव एक आइडेंटिटी बन गया पूरा हाँ, महाराष्ट्र वो की। पूरा एक सिंबल की तरह काम किया उसने वड़ा पाव ने। बिल्कुल। और वहाँ पे जो गरीब मजदूर थे उन लोगों का पेट भरने का भी एक जरिया बना। अभी आपने खाने की बातें की, तो खाने में तो वड़ा पाव महाराष्ट्र का बहुत फेमस है। वैसे अगर हम और चीज़ों की बात करें तो और ऐसी कौन सी चीज़ें जो महाराष्ट्र की बहुत फेमस है? जैसे कि अभी जब मैंने कोल्हापुर की बात की थी कि कोल्हापुर का मिसळ पाव, तब आपने मेरे को बताया था कि जो कोल्हापुर की चप्पल है तो वो चप्पल जो है वो कहीं ना कहीं खड़ाऊ से इन्फ्लुएंस्ड है, उसके जैसा उसका शेप है। और वो जो सैंडल, और आजकल जैसे लड़कियां वो जो हील्स वाली सैंडल पहनती हैं तो वो काफ़ी डिस्कम्फर्टिंग है उनके लिए। तो वो चीज़ को हटा के और एक कंफर्टेबल और फ्लैट सोल वाला जो सैंडल है वो बनाया गया है। और वो मतलब लोग बहुत इजीली और कंफर्टेबली उसको पहन सकते हैं और वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। लेकिन मेरे ख्याल में जो ये चप्पल है तो पूरा हिस्टोरिकली इन्फ्लुएंस रहा है। हाँ, क्योंकि पहले के ज़माने में वो खड़ाऊ पहनते थे तो वो भी एकदम फ्लैट था, तो लोगों को चलने में और काम करने में भी आसानी होती थी। क्योंकि आजकल जो हील्स चलती है वो तो सब जानती हैं, वो काफ़ी तो कुछ डिफिकल्ट ज़्यादा हो जा रहा है। हाँ वही, तो वो भी है। और अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि महाराष्ट्रियन साड़ी बहुत फेमस होती है, जिसको मतलब बोलते हैं पैठनी साड़ी। पैठनी साड़ी, तो जो पैठनी साड़ी होती है वो सिल्क से बनी हुई होती है और उसका जो फैब्रिक है वो सिल्क का होता है और उसकी जो बॉर्डर है वो मेन फोकस में रहती है। मतलब पैठनी साड़ी की जो बॉर्डर है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सुंदर होती है और मोस्टली गोल्डन कलर के फैब्रिक से उसको एम्ब्रॉयडरी की जाती है, तो वो भी है। और जो सबसे फेमस चीज़ है वो महाराष्ट्र की नवारी, लुगड़ा भी जिसको बोलते हैं। जैसे कि आपने नॉर्मल साड़ी अगर देखे तो नॉर्मल साड़ी का लेंथ करीब 12.5 5 मीटर लगभग। हाँ, तो उतना होता है, 12.5 हाथ बोलते हैं। लगभग उतना ही बनता है। हाँ, तो वहीं अगर उसकी बात करें महाराष्ट्रियन साड़ी की तो वो 16 हाथ लंबी होती है। तो वो चीज़ मतलब एक डिफ्रेंशिएट करती है साड़ियों में भी, और उसको मतलब पहनते जिस तरीके से है उसको लुगड़ा बोलते हैं। अच्छा। और वो जैसे कि महाराष्ट्र कोस्टल रीजन में है तो लोगों को मतलब समुद्र तक भी जाना होता है। जैसे जो मछलियाँ लेके आते हैं लोग वो जाते हैं वहाँ, तो उन लोगों के लिए वो साड़ी काफ़ी हेल्प करती है, क्योंकि वो साड़ी का जो पैटर्न है वो थोड़ा ऊपर करके उसको पहनते हैं। अच्छा। धोती जैसे। धोती पहनते हाँ हैं। वैसी, तो वो धोती अगर वो पहनते हैं तो उनको आने जाने में इजी रहता है, क्योंकि जो साड़ी रहती है नॉर्मल साड़ी वो नीचे तक रहती है और वो लगती है जमीन पे, तो वो साड़ी जो रहती है वो कंफर्टेबल रहती है उनके लिए। और अगर मैं बात करूँ नथ की, तो जो नथ होती है वो मोतियों से बनी होती है और साथ ही में उसमें अलग अलग तरह के स्टोन्स भी लगे होते हैं। तो वो जो नथ रहती है वो महाराष्ट्रियन गेटअप में एक मेजर रोल प्ले करती है, कि जैसे अगर आप किसी को देख ले जिसने वो नथ पहनी है तो आप समझ जाएंगे दूर से देखे कि हाँ ये महाराष्ट्रियन है। बिल्कुल। हाँ, तो वैसे ही। और जो बिंदी रहती है वो भी महाराष्ट्र के जो लोग रहते हैं, जो मराठी वुमेन्स रहती हैं, वो अलग तरह की बिंदी का यूज करती हाँ, हैं। वो थोड़ी अलग होती है। हाँ, जैसे कि वो आधा चंद्रमा की शेप की बिंदी होती है, तो वो भी एक मेजर रोल प्ले करती है कि आपको दिखा रही है, वो कल्चर में है कि आप महाराष्ट्रियन हैं, आप वैसी बिंदी लगाए हुए हैं।
हाँ, मतलब वो अगर ओल्ड वुमेन्स के अगर हम पिक्चर्स वगैरह देखें, जैसे हाँ। रानी लक्ष्मीबाई के अगर हम देख हाँ। लें तो उनका भी वैसे लगा होता है वो। हाँ, और उनका पूरा गेटअप भी हाँ, वही महाराष्ट्र उनकी रहता है। साड़ी भी देखे तो उसी तरीके से रैप हुई है हाँ, शायद वैसे। वो। मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि घोड़े वगैरह पे बैठते थे, लड़ाई हाँ। करते थे, शायद उसका भी एक इम्पैक्ट है उस साड़ी पर, हाँ। कि उस तरीके से उसको रैप किया जाता है हाँ, कि ताकि वो बैठ सके हाँ, वो कंफर्टेबली। कंफर्टेबली बैठ पाएंगे वैसे। अब जहाँ तक अगला क्वेश्चन में बात करता हूँ, तो आपने बताया कि आप अभी एमपी में रहते हैं और आप महाराष्ट्र से वहाँ आए हैं, हाँ। तो एक कल्चरली उस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? आप किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं अपने कल्चर को हाँ। वहाँ? जैसे कि मेरी 3 से 4 जनरेशन अगर मेरे को जितना पता है उसके हिसाब से एमपी में ही रह रही है, मध्य प्रदेश में। बिल्कुल। तो हम लोगों के यहाँ पे बचपन में ही जैसे बच्चों को खिलाते हैं तो सब लोगों क्या उनकी अपनी भाषा जो होती है वैसी बात करते हैं ताकि बच्चा वो सीखे। तो हमारे इधर बच्चों को स्टार्टिंग से ही मराठी में ऐसे खिलाते हैं कि अनेक का सकाए, मतलब सारी चीजें वो मराठी वाली आती है। तो जो बच्चे रहते हैं वो स्टार्टिंग से मराठी सीख रहे हैं। मतलब इम्पैक्ट हुआ है कि जैसे कि अगर वही चीज हम महाराष्ट्र में रह के करते तो उसमें काफी डिफरेंट आता, मतलब एक डिफरेंस एक्सेंट आ आता। जाता है उसका हाँ, लैंग्वेज का। एक्सेंट वाला भी बात है। और जैसे यहाँ पे अब उतनी चीजें नहीं है, जैसे कि मैं जहाँ पे रह रही हूँ अभी इस टाइम पे, वहाँ पे सिर्फ 1 से 2 फैमिली जो है वो महाराष्ट्रियंस है, एक हम लोग के और एक और है। हाँ, तो बस 2 महाराष्ट्रियंस है वहाँ पे और वो भी काफी डिस्टेंस पे हैं, तो उनसे भी कोई कांटेक्ट नहीं है। लेकिन अगर वही महाराष्ट्र में होंगे तो बच्चे भी महाराष्ट्रियन कल्चर में खेल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो उस चीज का भी इम्पैक्ट है। मतलब पूरा एक जो सराउंडिंग है वो महाराष्ट्र में हाँ। रहता है फिर। हाँ, और जैसे कि अब मैं हूँ, अगर वही मैं महाराष्ट्र में जाऊंगी और वहां पे अगर मैं मराठी बोलूंगी तो वो एक्सेंट का जो डिफरेंस है वो पता चलेगा कि हाँ। ये कहीं और से आए हैं। बिल्कुल। हाँ, तो वो वहाँ पे जो मराठी के जो वर्ड्स रहते हैं वो भी काफी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि अगर उनसे बात करूंगी ना तो हो सकता है कई बार मेरे को ही कुछ समझ में ना आए, इवन वो मराठी है फिर भी। बिल्कुल। हाँ, तो ये भी होता है। और जैसे कि आप लोग भी आ रहे हैं जा रहे हैं तो मतलब बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है उस चीज का। तो कल्चर उतने अच्छे तरीके से प्रिजर्व नहीं हो पा रहा। हाँ, जैसे फेस्टिवल्स की बात कर ले तो जैसे कि अब गणेश चतुर्थी आती है तो गणेश चतुर्थी पे जैसे कि अब मोदक बनता है, आपने खाया होगा। हाँ बिल्कुल, अच्छा लगता है वो। वो एक मतलब जो राइस फ्लोर रहता है उससे बनता है और उससे मतलब एक डम्पलिंग काइंड ऑफ बनता है, उसमें गुड़ और जो कोकोनट रहता है उसका मिक्स, उसको उसकी जो फिलिंग रहती है वो उससे बनती है। तो वो अगर खाएं तो अगर वो चीज़ हम एमपी में बना के खाएंगे और वही चीज़ अगर महाराष्ट्र की होगी तो उन दोनों चीज़ों का डिफरेंस आपको पता चलेगा। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं जो डिफ्रेंशिएट कर देती हैं। मैं महाराष्ट्रियन हूँ, लोग मतलब मेरे यहाँ के जितना कल्चर फॉलो कर सकते हैं उतना हो रहा है। जैसे कि आज भी अगर हमारे घर शादी होती है तो वो मराठी कल्चर से ही होती है। भले उसके लिए फिर हमें महाराष्ट्र से पंडित बुलाना पड़ता है लेकिन वो फिर हम उतना ट्रेडिशन को फॉलो करने का ट्राई कर रहे हैं कि हम अपना कल्चर उसको ना भूलें और आने वाली जो जनरेशन है या हम लोग भी हैं, मतलब हमारे पेरेंट्स भी है, वो हमें मराठी वाली मतलब कल्चर वाली चीज़ें सिखा रहे हैं कि हम भूलें ना उस चीज़ को। होना ही चाहिए। अगर एंड में जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो है कि महाराष्ट्र के ऐसे कौन सी डिशेज हैं या फूड्स हैं जो आप सभी को ट्राई करने के लिए सजेस्ट करेंगे? वैसे तो एक कोट है कि मराठी खाणं मराठी खाणं अमृताचा पाना, मतलब कि मराठी लोगों के लिए वहाँ का जो खाना होता है वो अमृत की तरह होता है कि बस वो खा लेना तो सब सही है और बस कुछ नहीं चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो आप अगर जो मराठी थाली होती है, एक पूरी थाली जिसमें अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे कि वरण भात पोई, वरण मतलब दाल, भात मतलब चावल, पोड़ी मतलब रोटी और भाजी मतलब सब्जी, और आमटी होती है एक जो कि एक लेंटिल सूप रहता है, मतलब दालों से ही बना हुआ होता है, वो एक आमटी होती है और साथ में लोणचं मतलब अचार, और कोशिम्बीर भी होता है, मतलब कि जो एक किसा हुआ सैलेड होता है वो। तो ये सारी चीज़ें अगर मिल जाए तो महाराष्ट्रियन के लिए मतलब उसका पूरा दिन बन जाता है, फिर अच्छे से खाना हो जाता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मेरे को पर्सनली पुरन पोली बहुत पसंद है जो कि गुड़ और चने से बनती है, मैंने पहले भी बताया था। हाँ, यू शुड ट्राई। और उसके अलावा अगर बात करें तो कोथिंबीर बड़ी बड़ी होती है जो कि धनिये से बनती है।
तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। और चकली होती है, अनारसा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे तो ट्राई करने के लिए, लेकिन मेनली आप पूरन पोली ज़रूर ट्राई करिए। बिल्कुल, मैं ज़रूर ट्राई करूंगा और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने बात की मिस कृतिका जोशी से। उसमें जो सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली बात मुझे लगी वो थी माइग्रेशन की। माइग्रेशन पूरे विश्व में होता है, चाहे वो भारत के लोग कहीं जाएं या कहीं और के भारत आएं, पूरे विश्व भर में माइग्रेशन होता है। पर जो भारत के लोगों में एक खास बात है वो ये है कि वो आसपास की सराउंडिंग में पूरी तरह घुल जाते हैं, पर उसके बावजूद वो अपनी जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको कैरी करते हुए एक इंडिविजुअलिटी के साथ जीते हैं, जो उन्हें एक अलग पहचान प्रदान करती है। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि महाराष्ट्र की संस्कृति पर आपके क्या विचार हैं। धन्यवाद।